तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्लैक डीमन मर्सनरी ग्रुप के लोग फिनिक्स गांव के बाहर आते हैं और वो गांव के मुखिया बाईचुन को वहां पर धमका रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि जल्दी से हमें उस खजाने के बारे में बताओ जो कि तुम्हारे गाँव के पीछे छुपा हुआ है। इस खजाने को गार्ड करने के लिए तुम सभी लोग गाँव वाले जहाँ पर हो। लेकिन बाईचुन उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। तुम अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी बच्चियों को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है अगर तुमने जल्दी से मुझे नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हारी इस लड़की की आंखें बाहर निकाल दूंगा। तुम ये सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों के साथ देखोगे। जबकि वो छोटी बच्ची बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो यहीं पर हमारी ज़ूरो की एंट्री होती है। ज़ूरो वहाँ पर आते ही उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो ब्लैक डीमन जल्दी से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए ज़ूरो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो भी सामने की तरफ देख रहा होता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो उस बॉस का ब्लैक डीमन का साथी उसे कहता है बॉस ये वही खूबसूरत लड़की है जिसने हमारे साथियों के ऊपर अटैक किया था। इसी के बारे में तुम्हें बता रहा था कि इन गाँव वालों के पास बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है। तो ब्लैक डीमन भी उसे देखकर लात टपकाना शुरू कर देता है और कहता है हाँ ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल एक गॉडेस की तरह। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह के एक जंगल में इस तरह की खूबसूरत लड़की हो सकती है। आज के से पहले जितने भी लड़कियों के साथ मैं सोया हूँ उनमें से ये सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा अलग है। ब्लैक डीमन ज़ूरो से कहता है तो अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लाइफ मिले। जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें बस मुझे सेटिस्फाई करना होगा। ज़ूरो उसी वक्त अपने नेकलेस को खींचती है और अपनी पावर्स को इनहेंस कर लेती है और उससे कहती है ऐसा तो सोचना भी मत कि मैं कभी तुम्हारे हाथ में आऊंगी। ब्लैक डीमन भी उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर कहता है इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है। हालांकि ये काफी ज्यादा यंग और खूबसूरत दिखती है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ जो कि कल्टीवेशन लेवल मेरे बराबर है। हमारा जाउची भी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। मोली जाउची से कहती है जाउची इस लड़की ने तुमसे काफी कुछ छुपाया हुआ है। इसके गले में जो नेकलेस है उस नेकलेस को यूज करते हुए ये अपनी पावर्स को सप्रेस करती है। इसी वजह से तुम उसको काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे थे, लेकिन असल में उसकी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त ट्रू परफॉर्म लेवल पर है। मोली जाउची से कहती है ये सारे के सारे क्योंकि बैंडिट्स हैं और इनमें से किसी के पास भी स्पेशल प्रोफेशनल कल्टीवेशन स्किल्स नहीं है। के पास सिर्फ स्ट्रेंथ है और कल्टीवेशन लेवल है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। ज़ूरो को हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही इन सभी को हरा देगी। लेकिन साथ ही मोली जाउची से कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर तीनों और पावरफुल लोग सेंस हो रहे हैं और उन तीनों की पावर लेवल भी काफी ज्यादा है। वो तीनों भी इस वक्त अपनी ट्रू परफॉर्म लेवल पर है। अगर ये चारों मिलकर ज़ूरो के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर उसके लिए इनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बॉस ब्लैक डीमन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने बैट को अपनी एनर्जी से कवर कर लेता है। वो सामने की तरफ देख रहा होता है। उसी वक्त ज़ूरो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को वहां पर अवॉइड कर लेता है। लेकिन इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि ज़ूरो की स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ज़ूरो से कहती है क्या बस इतना ही कर सकते हो। इसी वक्त वो अपने बैट को घुमाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। उसके बैट के अंदर से जबरदस्त स्ट्रेंथ निकलती है। नीचे का काफी ज्यादा ग्राउंड टूट जाता है और एक गड्ढा बन जाता है कि ज़ूरो जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हट जाती है। जाउची भी ये सब कुछ देखकर सोच रहा होता है जैसा कि मोली ने कहा इन बैंडिट्स के पास कोई भी स्पेशल स्किल्स नहीं है, इनके पास सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर बड़ी आसानी के साथ ब्लैक डीमन को हरा देगी। तो हमारी ज़ूरो वहां पर अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करती है। वो अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर गाड़ कर अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम मोनार्च स्वर्ड होता है उसको यूज करती है और अपनी तलवार को ब्लैक डीमन की तरफ फेंक देती है। जबकि ब्लैक डीमन अपने बैट को सामने की तरफ करते हुए ज़ूरो की तलवार के अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। लेकिन उस तलवार की पावर काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से ब्लैक डीमन पीछे काफी सारे पेड़ों को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन वहाँ से धुएं के हटने के बाद दिखाते हैं कि ब्लैक डीमन काफी ज्यादा जख्मी होने के बाद भी उठकर खड़ा हो जाता है। ज़ूरो कहती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इस तरह के बुरे लोगों को एक ही अटैक में मार देना चाहिए। अगर इनको एक ही अटैक में नहीं मारा जाए तो ये खतरनाक हो जाते हैं। ब्लैक डीमन उठने के बाद अपने बाकी के तीनों साथियों से कहता है जल्दी से बाहर निकलो और इस लड़की को मेरे लिए पकड़ लो और इसके अलावा गाँव में जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालो। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो ब्लैक डीमन के बाकी के तीनों साथी भी जल्दी से वहाँ पर बाहर निकल आते हैं और हमारी ज़ूरो से कहते हैं लिटिल ब्यूटी चलो जल्दी से अब सबमिट कर दो। हमारा बॉस तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा वरना तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मारी जाओगी। ज़ूरो भी उन तीनों को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। ज़ूरो कहती है ये तीनों भी ट्रू परफॉर्म ग्राउंड पर हैं, यानी कि इनका कल्टीवेशन लेवल भी सेम ऐसा ही है जैसा मेरा है। मेरे लिए अब ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन चारों के साथ एक साथ फाइट करना। उसी वक्त पीछे से एक बॉम्ब उड़ता हुआ आता है, एक स्काई ट्रैमर बॉम्ब जो कि उन तीनों के पास आकर गिरता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ज़ूरो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि अब ये बॉम्ब कहाँ से आया। वो जल्दी से पीछे की तरफ देखती है तो जाउची उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है बिग सिस्टर चलो
जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। साथ ही जाओची चलाकर सारे गाँव वालों से कह रहा होता है जल्दी से जल्दी अपने गाँव के पीछे उस सील की तरफ चलो, हमें उस सील को ओपन करके उस टेम्पल के अंदर जाना पड़ेगा ताकि हम लोग अपनी जान बचा सकें। ब्लैक डीमन और उसके बाकी के सभी साथियों ने स्पेशल बॉम्ब को पहले नहीं देखा हुआ। उस बॉम्ब के गिरने की वजह से वो लोग काफी जख्मी होते हैं और उठकर देख रहे होते हैं, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं क्या ये क्या चीज थी, हमारे पर कौन सी चीज गिरी जिससे इतना बड़ा धमाका हुआ। उसका साथी उसे कहता है बॉस मुझे लगता है कि ये साउथ सेक्टर वालों का कोई आर्टिफैक्ट है। मैंने सुना है कि साउथ सेक्टर वाले इस तरह की चीजें बनाने में माहिर हैं। वो लोग एक गोला सा बनाते हैं और उस गोले को सामने की तरफ फेंकते हैं। बस उन्हें इस गोले को फेंकना होता है और उसके बाद एक जबरदस्त धमाका होता है। डीमन भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये साउथ सेक्टर वाले, इन्होंने तो वेपन्स को ही चेंज कर दिया। तो ब्लैक डीमन अपने साथियों से कहता है यहाँ पर गाँव के जितने भी लोग तुम्हें दिखाई देते हैं सभी को मार डालो, सिर्फ उस लड़की को छोड़कर बाकी जितने भी उन सभी को मार डालना और इनमें से कोई भी यहाँ से भाग नहीं रह पाए, अगर कोई भागता है तो उसको भी पकड़कर मार डालो। तो बाईचुन भागते हुए जाओची से कहता है हम लोग बैक माउंटेन सील की तरफ क्यों जा रहे हैं। जाओची से कहता है मुझे लगता है कि उस सील को ओपन करने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर गार्डियन क्लैन से हो तो तुम लोग उस सील को ओपन कर सकते हो। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है अपनी जान बचाने का। बाईचुन से कहता है लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, हम लोग उस सील को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हम में से कोई भी सील को ओपन करके फिनिक्स की डिवाइन सोल को जाकर तंग नहीं करना चाहता। जाओची से कहता है तुम्हारे आधे क्लैन मेंबर्स तो पहले इन बैंडिट्स के हाथों से मारे जा चुके हैं, क्या तुम बाकी के सभी को भी मरवाना चाहते हो? तुम्हें डर किस बात का है? जल्दी से जाकर उस सील को ओपन करो ताकि तुम्हारे बाकी के सारे गाँव वालों को बचाया जा सके। और वो सभी लोग भागते हुए उस टेम्पल के काफी ज्यादा करीब पहुँच जाते हैं जिसके दरवाजे के ऊपर सील लगी हुई है। बाईचुन कहता है तो हम लोग जहाँ पर पहुँच आए हैं। जाओची इस दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो वहाँ पर वाकई में एक सील होती है। जाओची कहता है चलो जल्दी से सील को ओपन करो, जबकि बाईचुन के बाकी के क्लैन मेंबर्स आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं क्लैन लीडर क्या हम लोग वाकई में सील को ओपन करके अंदर जाने वाले हैं? लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि हमारे पर फिनिक्स का श्राप है और हम लोग इस सील को ओपन करके अंदर नहीं जा सकते। बाईचुन उनसे कहता है अब हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, हमें अंदर जाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, हम उनसे फाइट नहीं कर सकते और फाइट करेंगे भी तो सारे लोग मारे जाएंगे। बाईचुन वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस सील को ओपन करता है, जबकि उसी वक्त एक गुंडा चिल्लाकर कहता है कैप्टन जल्दी से यहाँ पर आओ। उन लोगों ने सील को ओपन कर दिया और वो सभी लोग उस टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। ब्लैक डीमन चिल्लाकर उन सभी से कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि जो भी दिखता है उसको मार डालो, जल्दी से उनके पीछे जाओ और जाकर उन सभी को मार डालो। जबकि बॉस ब्लैक डीमन वहीं से अपने बैट को बड़ी स्पीड के साथ उनकी तरफ फेंकता है। सबसे पीछे जाओची होता है जबकि बाकी के सभी लोग उस टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। जाओची के वो बैट काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त जाओची भी दरवाजे से गायब हो जाता है और वो बैट दरवाजे के साथ टकराता है। ब्लैक डीमन के साथियों से कहते हैं बॉस वो सभी लोग तो इस टेम्पल के अंदर चले गए और इस दरवाजे के ऊपर एक सील लगी हुई है, हम में से कोई भी सील को तोड़ना नहीं जानता। ब्लैक डीमन उनसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वाकई में कोई ना कोई खजाना तो जरूर है, इसी वजह से तो टेम्पल के दरवाजे के ऊपर सील लगाई गई है और ऊपर से वो सभी लोग हमें सील के बारे में बताना नहीं चाहते, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। तो ब्लैक डीमन अपने साथियों से कहता हम लोग यहीं पर इंतजार करेंगे जब तक वो सभी लोग बाहर नहीं आते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस टेम्पल के अंदर पहले से उनके लिए वो खाना स्टोर होगा। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो अंदर भूख और प्यास से मरे या फिर यहाँ पर बाहर निकलकर हमारे हाथों से मरे। जाओची और उसके साथ सारे गाँव वाले होते हैं, जितने लोग अपनी जान बचा सके हैं वो सभी लोग उस टेम्पल के अंदर होते हैं। जाओची उस टेम्पल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। बाईचुन जाओची को इस बारे में बताता है। जाओची से कहता है ये जो तुम्हें टेम्पल की तरह की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। जाओची आगे बढ़ता है और अपनी सीनियर सिस्टर के पास रह जाता है। वो उसे कहता है सीनियर सिस्टर मुझे ये बताओ कि तुम अपने लिटिल स्नो को दोबारा कब यूज कर सकती हो। सीनियर सिस्टर उसे कहती है इस बार मैंने अपने लिटिल स्नो को कुछ ज्यादा ही थका दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो अगले पूरे एक महीने तक दोबारा उड़ पाएगा, इसी वजह से वो रेस्ट कर रहा है, हम उसे दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो उसे कहती है और मेरे ईगल स्नो के ऊपर सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं क्योंकि सभी लोगों का क्या होगा, मैं इन सभी को लेकर नहीं जा सकती। बाईचुन आगे बढ़ता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों मेरी बात सुनो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने सारे गाँव वालों को लेकर कभी दोबारा इस ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर आऊंगा, इसी वजह से यहाँ पर हमने कोई भी खाना स्टोर नहीं किया हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर 2-3 दिन से ज्यादा तक रह पाएंगे, वरना हम लोग भूख से मारे जाएंगे, हमें बाहर तो जाना पड़ेगा। जाओची अपने हिमली पॉइजनस बीड के वॉइड को ओपन करता है और उसके अंदर से बहुत सारा खाना बाहर निकाल देता है और उनसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी सारा खाना रखा हुआ है, तुम सभी लोग इस खाने को यूज कर सकते हो। मुझे लगता है कि इस खाने के साथ हम लोग कम से कम 1 महीना तो यहाँ पर निकाल ही लेंगे। फिर साथ ही जाओची बाईचुन से कहता है एल्डर बाईचुन मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ पर कहा था कि तुम्हारे पर फिनिक्स का श्राप है, इस श्राप का क्या मतलब है, क्या तुम लोग इस बात को मुझे एक्सप्लेन करोगे? तुम सभी लोगों के पास फिनिक्स की ब्लड लाइन है तो ये कोई श्राप तो ना हुआ बल्कि ये तो एक ब्लेसिंग है। बाईचुन उसकी बात सुनते ही उदास हो जाता है और उसे कहता है मैं तुमसे पहले भी कहा था कि ये हमारे लिए एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है, यहाँ पर हमारी रेट्रिब्यूशन हो रही है, हमारे एल्डर्स ने फिनिक्स के साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। तो यहीं पर एल्डर बाईचुन हमारे जाओची को इस सारी
स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे उनके लिए ये वरदान एक श्राप बन गया। जैसे कहते हैं ये बहुत सा अर्सा पहले की बात है, जब यहाँ पर गार्ड्स हुआ करते थे। गार्ड्स के वक्त से फीनिक्स गार्ड जो कि हमारी अर्थ के ऊपर आया था, वो हमारे स्काई पर फाउंड कॉन्टिनेंट के ऊपर आया और जहाँ पर वो अपने बैटल ग्राउंड को छोड़कर जाना चाहता था ताकि लोग उसके बैटल ग्राउंड में ट्रेनिंग करके उसकी ब्लड लाइन को हासिल कर सके। जो भी उसकी ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर उसके दिए हुए टेस्ट को पास करते उसे वो अपनी ब्लड लाइन दे देता। जिसके पास उसकी ब्लड लाइन आ जाती, उसके बाद उसके बच्चों के अंदर भी उसकी ब्लड लाइन होती। इस तरह ये सिलसिला आगे चलता रहा और सभी के पास से ब्लड लाइन आती रही जिन्होंने उस टेस्ट को पास किया था। इसी तरह एक क्लैन बना जिसको फीनिक्स क्लैन कहा जाता है। गार्ड फीनिक्स ने स्काई पर फाउंड कॉन्टिनेंट के ऊपर 2 ट्रेनिंग ग्राउंड्स को छोड़ा था। उनमें से एक ट्रेनिंग ग्राउंड तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है जो कि इस वक्त फीनिक्स डिवाइन एम्पायर में है, जबकि उसका दूसरा ट्रेनिंग ग्राउंड यहाँ पर है, इस जगह के ऊपर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। तो इस कहानी को फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर रोक देते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में इसको कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।